गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सोहेल चौधरी, आप लोग मुझे जानते ही हैं और मैं हर बार की तरह आज फिर अपने चैनल पे आया हूं और अब उम्मीद रहेंगी कि हम मुसलसल अपने चैनल पे वीडियोस डालते रहें, अपलोड करते रहें, क्योंकि हमने एक चीज़ को मद्देनज़र रखा और हमने जाना कि अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, 10th बोर्ड के, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी लग रही होगी और हमें भी लगी रही है। तो स्कूल हमारे बंद हैं, आप लोगों को पता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण से या शीतकालीन लहर होने की वजह से हमारे आपके स्कूल बंद हैं। तो हम स्कूलों में जाके अब जो है एजुकेशन या शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसीलिए हमने फिर एक अपना जो पुराना हमारा माध्यम था, जो रास्ता था, आज हम फिर उसी प्लेटफॉर्म पर आए। तो एक चैप्टर बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैंने उसको पढ़ा, अध्ययन किया। 10th बोर्ड में है वो चैप्टर आप लोगों का, अभी जिक्र करेंगे उसका ही। मुझे लगा क्यों ना उसी चैप्टर से स्टार्टिंग की जाए, और वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण भी है, इतिहास का एक चैप्टर है। तो मैंने कहा पहले उसका जिक्र कर लेते हैं एक बार, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जो एग्ज़ाम में पूछने के लायक हैं या जिनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, हमने कहा आज उस पर बात करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे जो हमसे पढ़ते हैं और जो 10th में हैं अभी, उन लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और 9th वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम बहुत अच्छा चैप्टर मुझे लगा ये। चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति। अब आप लोग इतने से पहचान गए होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमसे इस चैप्टर को पढ़ा है वो तो समझ गए होंगे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, आधुनिक युग कह सकते हैं या आधुनिक दुनिया कह सकते हैं, एज योर विश। तो ये आपका चैप्टर हो गया जो कि क्लास 10th का है ये, और हिस्ट्री का है ये, हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है ये, 5th चैप्टर है ये, और 10th बोर्ड का है, आप लोग समझ रहे होंगे, एनसीईआरटी में है। और जो भी लोग 10th में हैं, मतलब सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान से हो, या एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी से भी हो, ये एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, 10th बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। 10th के बाद भी जो बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एक चपरासी से लेकर या वो जो है आईएएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। ये जरूरी नहीं सिर्फ 10th के लिए लाभदायक हो, 10th के लिए तो है ही, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पेरेंट जो तैयारियां कर रहे हैं, जो 10th के बाद या 12th के बाद में गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बेहद लाभदायक और इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमने इसको उठाया। और इसको हम इंग्लिश में बात करें, मुद्रण से कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, इवन मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मुद्रण जब मैंने पहली बार इसको देखा तो दरअसल हिंदी से तालमेल इतना नहीं मिल पा रहा था, तो मुद्रण से मुद्रा समझ में आया। मैंने कहा मुद्रा मतलब करेंसी, फिर समझ में आया ना, मुद्रा नहीं है ये, करेंसी नहीं है ये, मुद्रण मतलब होता है प्रिंट, मतलब छपाई की बात हो रही है, प्रिंटिंग की बात हो रही है। आप लोग भी समझ गए होंगे, प्रिंटिंग की बात हो रही है। संस्कृति मतलब आप लोग जानते ही हैं, कल्चर जो होता है। और एंड को छोड़िए, आधुनिक को लिखते हैं हम मॉडर्न, आप लोग ये भी जानते ही होंगे आराम से। और दुनिया मतलब वर्ल्ड, हम कह सकते हैं प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं टुडे चैप्टर, प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें थोड़े से कई सारे पहलुओं को हम समझें तो ये आपसे इतना कहना चाह रहा है कि जब दुनिया ये बन रही थी, चल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो सबसे पहले प्रिंटिंग या छपाई का दौर कहाँ आया, कब आया और किस जगह आया, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल के आए पहले तो। दूसरी बात ये है कि इससे पहले लोग क्या करते थे, इससे पहले भी समाज था ना, कभी आया होगा प्रिंटिंग प्रेस? हाँ सर, बिल्कुल था। तो हमें इन कई सारे पहलुओं को समझना है और फिर जो है इस पे बात हमको करनी है। जो चैप्टर हमारे लिए लाभदायक है, वो जो क्वेश्चन हमारे लिए लाभदायक हैं, उनको हमें नोट करना है और चीज़ों को समझना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम दुनिया की बात करें, कई कई धर्मों में अलग अलग दुनियाएं बताई गई हैं। जैसे जब हम फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, इथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो कई सारे दर्शन हुए,
उन दर्शनों के माध्यम से पता लगा कि इंसान जो आज इंसान बन के बैठे हैं, पहले ये भी एक मखलूक हुआ करते थे नॉर्मली, बशर्ते और मखलूकों की कंपेयर में, जैसे परिंदों की कंपेयर में, पक्षियों की कंपेयर में या जानवरों की कंपेयर में मनुष्य में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा पाया गया और उसने उसी दिमाग का यूज़ करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँच गया है, वो हवाई जहाज भी उड़ा रहा है। तो बात करेंगे कई फिलॉसफी की कि कौन कौन से दर्शन हुए और किस दर्शन में क्या बातें कही गई हैं, ये बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अपने टॉपिक पे आते हैं। भटकना नहीं है। दरअसल हमारी कमी क्या होती है कि जो हमें पहलू मिल जाता है हम उसी पहुंच जाते हैं, और फिर जो हमें पढ़ना होता है, समझना होता है, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलिए बहरहाल आते हैं यहीं। तो मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम छपाई की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले छपाई भारत दुनिया में किस देश में स्टार्ट हुई? सर छपाई का मतलब क्या है? छपाई का मतलब आप ये कह सकते हैं एक पेज है, जो किताबें आप पढ़ते हैं, आपके पास किताब होगी जिस किताब में लिखा हुआ है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, या कई सारे और भी चैप्टर हैं, वो सब जो लिखे हुए हैं, वो जो किताबें आज बनी हैं, उन किताबों को कैसे छापा गया था या कैसे बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि छपाई वाली बात हो रही है सारी। तो सबसे पहले छपाई दुनिया में एक देश है चीन, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। सबसे पहले दुनिया में छपाई की स्टार्टिंग चीन से हुई, और ये हुई 594 ईस्वी से, 594 एडी से या ईस्वी से ये स्टार्ट हुई। मतलब 594 ईस्वी से पहले छपाई नहीं की जाती थी, किताबें नहीं थी। सर ऐसे क्या है, किताबें नहीं थी तो लोग कैसे पढ़ते थे, कैसे लिखते थे? उससे पहले तो राजा महाराजा बहुत सारे थे, उन्होंने कैसे लिखा फिर? तो वो पांडुलिपियां लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? उनकी हुआ करती थी पांडुलिपियां। पांडुलिपियां हुआ करती थी। पांडुलिपियां मतलब जो हाथ के द्वारा लिखी जाती थी। हाथ के द्वारा लिखने की प्रक्रिया हमारे पास थी, और हाथ से लिखने से पहले जब कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने कई बार देखा होगा जब आप घूमने के लिए किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पे जाते हैं या पुरानी बनी हुई चीज़ों पे जाते हैं या इमारतों पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक जिस इमारत को आपको देखना है, मानो कुतुब मीनार को आपको देखना है, तो कुतुब मीनार के साइड में एक पत्थर होगा और उस पर लिखी होगी सारी बातें कि कुतुब मीनार कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई और किस टाइम पीरियड में बनाई गई। तो ये सारी बातें पहले पत्थरों पे लिखी जाती थी, शिलालेखों पे लिखी जाती थी। कई सारे हम राजाओं की बात करेंगे तो फिर हम शिलालेखों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले शिलालेख थे, उसके बाद पत्तों पे लिखा जाने लगा, जैसे ताड़ के पत्ते होते हैं उन पत्तों पे लिखा जाने लगा। उसके बाद लोगों के पास जब कागज आया तो लोगों ने हाथ से लिखने की कोशिश की, हाथ से लिखा जाने लगा। अब एक बात बताइए आप लोग, किसी चीज़ को छापना और हाथ से लिखने में कौन सा आसान है? छापना आसान है भाई। आप एक किताब जब लिखने के लिए बैठोगे तो आप सोचिए, आपके पास जो किताब है, आप जिससे पढ़ रहे हो अभी, ये चैप्टर जो लिखा हुआ है, यदि आप इसको लिखने लगोगे अपनी कॉपी में, तो आप कब तक ये चैप्टर लिख पाओगे? और इसको छापना हो तो सीधा कागज को लगाइए, ऊपर से छाप दीजिए, मिनटों का खेल है। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों के? भाई यही चीज़ तो हमको देखनी है, इसीलिए तो इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहले दुनिया में मुद्रण संस्कृति का आविष्कार या विकास किस देश से हुआ? तो वो हुआ चीन से। दूसरा क्वेश्चन किस सन में हुआ? तो आप कह सकते हो 594 में जो है इसका विकास हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। सर चीन में हुआ तो कैसे छपाई की जाती थी? आप लोग आज से कुछ साल पीछे चले जाइए तो आप लोग यहाँ शादी का जो कार्ड आता है ना, जिसको हम मैरिज कार्ड कहते हैं या जिसको दावत देनी हो, उस कार्ड की छपाई भी उसी विधि से की जाती थी। सर मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जिससे जो विधि थी उसको कहा जाता था वुड ब्लॉक पद्धति। इसको वुड ब्लॉक पद्धति कहा जाता था या वुड ब्लॉक विधि कहा जाता था। वुड मतलब लकड़ी होती है, लकड़ी के कुछ खाने बनाए गए, एक जगह स्ट्रक्चर तैयार किया गया, कुछ खाने बनाए गए, उनमें कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई, कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई, उसके नीचे कागज़ लगाया गया, उसको ऐसे करके उस पर रखा गया, उस कागज़ पे छप गया जो भी उनको लिखना था, छापना था। आप लोग देखेंगे पुराने जहाँ जाएंगे, जहाँ प्रिंटिंग जो होती है, जो अखबार छपते हैं या हम कह सकते हैं वहाँ शादियों के कार्ड जो छपते हैं, वहाँ आज भी पुरानी विधि है वुड ब्लॉक वाली। मतलब उन जो वुड हैं, जो बने हुए लकड़ी के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसमें उन्होंने अक्षर जो होते हैं हमारे पास, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको फिक्स कर दिया उसमें। उसमें फिक्स करने के बाद में जो लिखना है उसको ऐसे छाप दिया, वो लिख जाता है। तो वुड ब्लॉक पद्धति आई। इसको हम कह सकते हैं सुलेखन 20 विधि। इसी का नाम है सुलेखन
बीस या सुलेखन बीसी, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी कहते हैं, जूम करके दिखा देना भैया इसको। सुलेखन बीस विधि कहते हैं, इसको कैलियोग्राफी कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। और ये पद्धति थी वुड ब्लॉक पद्धति। आपसे पूछ लिया जाए कि चीन में जो पद्धति अपनाई गई, जो आविष्कार किया गया प्रिंटिंग का, तो वो किस पद्धति में किया गया, तो वुड ब्लॉक के माध्यम से किया गया, और इसी को सुलेखन बीसी के नाम से जाना जाता है, या सुलेखन बीस के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसी को कैलियोग्राफी कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आसान भाषा में। इससे आगे की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ मिलने को मिले कि सबसे पहले छपाई किस देश से स्टार्ट हुई, तो चीन से हुई, और चीन से हुई 594 ईस्वी में। सर एक बात बताइए, चीन से क्यों हुई? तो चीन में राजशाही थी, नौकरशाही थी। नौकरशाही का मतलब आप जानते होंगे, जो भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हैं, और जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो IAS हो चाहे चपरासी हो, ये सब नौकरशाही में आता है। तो जब बड़ी तैयारी करते थे लोग, तो पढ़ते थे, लोग लिखते थे, तो वहाँ से जाके लोगों ने ये अनुमान लगाया या अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना जो हम लिखते हैं, इतना टाइम इसमें जो हम जाया करते हैं, इसको क्यों ना जो है एक अलग विधि लाकर या वुड ब्लॉक के माध्यम से आसान कर दिया जाए। यहीं से सबसे पहले छपाई की गई 594 ईस्वी में, ये अवशेष मिलता है चीन के अंदर। और वुड ब्लॉक ये पद्धति थी जिसको सुलेखन बीसी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कैलियोग्राफी कहते हैं। इतना चीन से संबंधित इतिहास काफ़ी है। इसके बाद बात करें तो हम जापान पे आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम जापान पर। तो जो चीन में बौद्ध लोग रहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार आपको पता होगा, भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार नेपाल में खूब हुआ, उसके बाद चीन में खूब हुआ, उसके बाद हम कहें तो म्यांमार में खूब हुआ। तो कई सारे देशों में भारत से लोग जो है बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए गए थे, और इसी टाइम पे बौद्ध धर्म अपने जो है चरम सीमा पर था, गौतम बुद्ध के अवशेष दुनिया में पहुंच रहे थे। तो चीन में जो बौद्ध लोग रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पहुँचे? जापान पहुँचे। जब वो जापान अपने देश का प्रसार करने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि भैया आप जिस तरीके से चीज़ों को अपने हाथों से लिख रहे हो, इसको हाथों से न लिखने के बजाय छापा जा सकता है। लोगों ने कहा क्या मूर्ख आदमी हो यार, कैसी बात कर रहे हो, हम सदियों से लिखते आ रहे हैं, ये तो नई विधि है ना। ये नई विधि नहीं है, नई विधि दूसरी है भैया। और क्या है दूसरी विधि? और दूसरी ये है कि आप जो है प्रिंटिंग के माध्यम से, छपाई के माध्यम से चीज़ों को आसान कर सकते हो, और आसान करने के साथ साथ बहुत जल्दी छाप सकते हो। फिर उन्होंने इस विधि को बताया वहाँ। तो सबसे पहले जापान में एक पुस्तक छपी जिसका नाम है डायमंड सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको डायमंड सूत्र के नाम से जाना जाता है। और ये पुस्तक सबसे पहले जो है इसी विधि से छपी, जो कि 868 AD, या हम ईस्वी जिसको कहते हैं 868 ईस्वी में सबसे पहले एक पुस्तक छपी। कहाँ पे छपी? ये छपी आपकी जापान में, जिसको डायमंड सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन रहे हैं। अभी MCQ की बात कर रहे हैं हम, बाकी लॉन्ग की बात करें लॉन्ग तो सब आ जाता है, लेकिन MCQ से इस बार जो है पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस बार कई सारे क्वेश्चन जो है MCQ से आ रहे हैं, तो इसलिए 2-3 MCQ बने। पहला, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग कहाँ की गई? चीन में की गई। किस ईस्वी में की गई? 594 ईस्वी में की गई। विधि का नाम वुड ब्लॉक, और जिस विधि को हम जिस नाम से जानते हैं इसको सुलेखन बीसी कहा जाता है। इसको बड़े अच्छे से तैयार किया जाता था, और जिसको इंग्लिश में कैलीग्राफी कहा जाता है। उसके बाद बात करें चीन से, ये ही जो विधि है ये कहाँ पहुंची? ये पहुंची जापान में, जिसको नाम जाना जाता है डायमंड सूत्र के नाम से। एक पुस्तक लिखी, पहली पुस्तक है ये जापान की, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। और ये कब छपी? ये आपके 868 में जो है इसको छापा गया। तो जापान तक बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इतिहासकार के बारे में, या एक ऐसे यात्री के बारे में जिसने इस विधि को पहुंचाया यूरोप, और यूरोप में ही इस, यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ से रख कर देता हूँ, फिर आगे की चीजों को समझेंगे। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम। अब क्या हुआ कि एक यात्री जो है इटली से चीन आया घूमने के लिए, और चीन जब वो आया तो फिर वो चीन से वापस लौट के जब इटली गया, तो 11वीं सदी में जब वो वापस लौटकर इटली पहुंचा, मतलब हम कह सकते हैं यूरोप में पहुंचा, तो कागज जो था चीन से कागज सिल्क रूट या रेशम मार्ग, सिल्क रूट आपने खूब पढ़ा होगा, ये सिल्क रूट या रेशम मार्ग के माध्यम से जब वो वापस लौट के गया, तो कागज
कागज कहाँ पहुंच गया? कागज पहुंच गया यूरोप में। कौन लेके गया इसको? इसको लेके गया मार्को पोलो। इंपोर्टेंट व्यक्ति है, क्वेश्चन आ सकता है। मार्को पोलो। मार्को पोलो एक व्यक्ति है जो कि घूमने के पर्पज से, यात्रा के पर्पज से, कई सारी चीजें सीखने के माध्यम से पहले लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। ये मार्को पोलो इटली से आए चीन, और चीन में रहे, और फिर जैसे 11वीं सदी में ये वापस लौटने गए तो ये चीन से कागज को जो रेशम मार्ग के थ्रू कहाँ पर ले गए? यूरोप में ले गए। और फिर कहा जाता है कि 1295 ईस्वी में जो है कागज का या छपाई का आविष्कार कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए यूरोप में इस छपाई का आविष्कार किस सन में हुआ? तो 1295 में हुआ। और किसके मेहनत से हुआ या किसके द्वारा इसको लाया गया? तो मार्को पोलो के थ्रू लाया गया। इतना आप लोग समझ गए? तो ये यूरोप तक भी पहुंच गया। लेकिन यही बात नहीं रुकी, अभी बताऊंगा एक और व्यक्ति होंगे, योहान गुटनबर्ग। उनके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा चीज़ों को हम समझ लेते हैं। योहान गुटनबर्ग को ही जो है मॉडर्न जो है प्रिंटिंग का जो है आधुनिक जनक कहा जाता है। मॉडर्न प्रिंटिंग का जनक की हम बात करें तो वो योहान गुटनबर्ग है। आगे बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले चीन, चीन के बाद जापान, और जापान के बाद यूरोप में पहुंचा। यूरोप में पहुंचने के बाद लोगों ने जो है जब छपाई करना स्टार्ट किया तो लोग पढ़ने लगे। लोगों के अंदर जो ये युग जागने लगा, लोग सीखने लगे चीज़ों को कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम पढ़ सकते हैं। पहले सिर्फ वही लोग पढ़ते थे जो या तो कोई तैयारी किया करते थे या तो उनको नौकरी पानी होती थी। लेकिन आप लोग देखिए आज भी हमारे समाज में वो लोग तो पढ़ते ही हैं जिनको नौकरी पानी होती है या एजुकेशन हासिल करनी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग भी पढ़ते हैं। जैसे कई सारी मैगजीनें आने लगी, आपने देखी होंगी यार भी, कई सारे जो है नोवेल आने लगे जिनको पढ़ने में लोगों को रुचि होने लगी। कई सारे महापुरुषों की कहानियाँ आने लगी, कहीं आप देख सकते हो कहीं राजा रानी की कहानियाँ चल रही हैं, कई लोगों को समाज सिखाया जा रहा है, कहीं राजाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं आने लगी, जैसे अखबार आने लगा तो लोग पढ़ने लगे। यूरोप के अंदर माना जाता है कि यूरोप, शहरी यूरोप की बात करें तो 80% के तकरीबन लोग क्या हो गए, वहाँ पर जो है पढ़ने लग गए चीज़ों को। मतलब हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा भाव आने लगा कि उनकी जो कैटेगरी, उनको जो जाने लगा, तो उनको जाने लगा जो है पढ़ने वाले लोगों में। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? तो उन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, इसमें बहुत हुआ। तो इसको कहा जाता है कि जो है मुद्रण संस्कृति का प्रसार या प्रचार खूब हुआ। दुनिया के तमाम देशों ने इसके प्रचार को खूब माना। और मानने के बाद में मैं आपको बताऊं कि जो फ्रांस कभी गुलाम हुआ करता था या हम कहें वहाँ राजतंत्र हुआ करता था, उस राजतंत्र के खिलाफ लोग बोलने लगे, लोग किताबें लिखने लगे, लोग बताने लगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, मजाक उड़ाने लगे सरकार का कि यार ये क्या करते हैं, क्योंकि छपना आसान था, कोई भी बात आप लिख दो उसकी 1 मिनट में 100 कॉपियाँ बन जाएंगी। भाई ऐसा मानिए कि आप अपने घर बैठे हो, आपके दिमाग में कोई अच्छा थॉट आया, मानो आपके दिमाग में कोई अच्छी शायरी आई, आपने उस शायरी को नोट किया है कॉपी में। नोट करने के बाद में अगर आपको 100 बार इसको लिखना होगा तो आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, हालत आपकी ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप जाओगे किसी प्रिंट्स वाले को दोगे कि लो भैया इसके प्रिंट निकाल दो 100, वो 2 मिनट में प्रिंट निकाल देगा 100। आप 100 को या तो मार्केट में सेल कर दीजिए या बेच दीजिए या जिसको देना दे दीजिए। कितना आसान हुआ ये काम, बात समझ में आ रही है? प्रिंटिंग प्रेस का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आधुनिक युग को इतनी तेजी से बढ़ावा मिलना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मार्टिन लूथर तभी तो कह गए कि ईश्वर के द्वारा या गॉड के द्वारा या अल्लाह के द्वारा दिया गया सबसे अच्छा उपहार है ये। मार्टिन लूथर कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना। एक ऐसे स्टेटमेंट आएगा कि ईश्वर का या गॉड का या अल्लाह का सबसे अच्छा दिया हुआ उपहार गिफ्ट कौन सा है, या ये छपाई संस्कृति है। ये बात किसने कही कि जो छपाई संस्कृति है, जो मुद्रण संस्कृति है, जो आपकी प्रिंटिंग कल्चर है, ये जो आपको उपहार दिया है ये सबसे बेहतरीन उपहार है गॉड का। ये बात किसने कही? तो ये बात कही मार्टिन लूथर ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, खूब आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अभी समझाने की बात ये थी, ये हमने बात कर ली दुनिया के तमाम देशों की। हमने सबसे पहले बात की चीन की, हमने उसके बाद में बात की आपके जापान की, जापान के बाद में हम यूरोप में एंट्री किए। अब यूरोप में एंट्री करने के बाद इसका प्रचार खूब चल रहा है। इसी बीच में एक आएगा योहान गुटनबर्ग, उसका भी जिक्र आ गया है तो कर लेते हैं, फिर भारत की बात करेंगे। योहान गुटनबर्ग,
ये एक व्यक्ति है और ये जो है शुरू से अपने वालिद साहब, इसके जो फादर थे, इसके जो पिता थे, उनके काम में ये इन्वॉल्व था। उनका काम था जैतून का तेल निकालना, इस तरीके से उनका काम था आटे पीसने का। जैसे एक साइड में गेहूं डाला और नीचे से देख रहे हैं तो वहाँ पे आटा निकल के आ रहा है। एक साइड से जो है हमने तिल डाली या कोई और बीज डाले, वहाँ देखा तो तिल निकल के आ रहा है या तेल निकल के आ रहा है। मतलब इधर से डालो उधर कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा हो कि हम जो अपने पास जो प्रिंटिंग प्रेस बनाए हैं, ये जो हम जो छपाई कर रहे हैं, ये ऐसी हो कि एक तरफ कागज़ को डालो दूसरी तरफ से निकाल लो। आज ऐसा ही है। आप लोग जाइए किसी भी साइबर कैफे पे जाना, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाना, आप देख पाओगे कि वहाँ क्या होगा, भैया एक प्रिंट निकाल दो। आप किसी को एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवाना होता है, किसी को किसी चीज़ का प्रिंट निकलवाना होता है, और एक साइड में कागज़ लगे होते हैं सारे, और वो उसको अपने कंप्यूटर से येस पे क्लिक करता है, एंटर पे बटन दबाता है, या करता है कि प्रिंट छोड़ दिया जाए, और बाहर कागज़ निकल के आता है, आप देख लो उसमें आ गया। तो योहान गुटेनबर्ग ने यही चाहा कि क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो कि एक तरफ से हम कागज़ लगाएं और दूसरी तरफ से कागज़ निकल के आए, क्योंकि वो जानता था, वो कई सारी चीज़ों को सीखा था। और इसीलिए कहा जाता है कि लोग बहुत छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ी बात सीख जाते हैं। वो पत्थरों पे पॉलिश किया करता था, वो जो है आटे की चक्की पे काम किया करता था, जैतून के तेल का काम किया करता था। उसके बाद उसने सीखा तो उसने एक मशीन बनाने की ठानी, और वो जो है 1430 में उस काम पे लग गया कि मुझे मशीन बनानी है जो कि प्रिंटिंग प्रेस हो और जिससे हम आसानी से जो है छपाई कर सकें। बाद में धीरे धीरे उसने काम किया, करीब करीब 1448 में ये काम उसका जो है कंप्लीट हुआ। 1448 में उसने फाइनली एक मशीन बना दी जिसको योहान गुटेनबर्ग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और इस मशीन से सबसे पहले जो है किताब जो छापी थी वो होली बाइबल थी, या होली बाइबल कह लीजिए आप, या केवल बाइबल ही कह लीजिए। बाइबल जो है ईसाई धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है। तो होली किताब छापी, और होली किताब के जो है उसने 180 प्रतियां या 180 कॉपियां निकाली, और 180 कॉपी निकालने को 3 साल लगी। सोचिए, एक मशीन आई और एक किताब जो बाइबल थी उसको छापा योहान गुटेनबर्ग ने, और योहान गुटेनबर्ग ने इसको जब छापा तो उसकी 180 कॉपियां निकाली अलग अलग। तो 180 कॉपियों को निकलने में 3 साल लगी, और ये उस टाइम की सबसे तेज काम करने वाली मशीन थी जो कि योहान गुटेनबर्ग ने बनाई थी। क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक मशीन जिससे छपाई की जाती थी, जल्दी छपाई होती थी, वो मशीन किसने बनाई? योहान गुटेनबर्ग ने बनाई। कब बन के तैयार हुई है? 1448 में बन के तैयार हुई। सबसे पहले कौन सी किताब छापी गई? किताब का नाम बाइबल है। इसकी कितनी प्रतियां निकाली गई, कितनी कॉपियां निकाली गई? तो 180 कॉपियां निकाली गई, और इसको निकलने में लगी जो है करीब करीब 3 साल। तो सोचिए, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे निकल के आ रहे हैं हमारे। संस्कृति से आप समझ रहे होंगे। देखो, डायमंड सूत्र हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्को पोलो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोप में इस संस्कृति को कौन लेके गया? मार्को पोलो। किस सन में लेके गए? 1295 में लेके गए। उसके बाद जापान की बात करें, चीन की बात करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, और योहान गुटेनबर्ग भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात यहाँ तक? तो योहान गुटेनबर्ग को आधुनिक प्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। इतना आप समझ लेना। क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आधुनिक प्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है, तो योहान गुटेनबर्ग को कहा जाता है। सबसे पहले ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल को जो है छापा गया, जिसकी 180 कॉपियां निकाली गई। इनको निकलने में 3 साल का वक्त लगा। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हमारा और टॉपिक रह गया है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चाहते हैं कोई बचे नहीं। तो एक हमारे भारत की बात कर लेते हैं हम कि सर ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब आई, है ना। इसके बाद ये चैप्टर हमें नहीं लगता इसमें कुछ बचेगा, बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट इसके जो पहलू थे हम सब पे बात कर चुके हैं। तो हेडिंग हमारी यही रहेगी, भारत में मुद्रण संस्कृति। भारत में मुद्रण संस्कृति आई, तो उसमें मुद्रण संस्कृति से आने से पहले की हम बात करें तो भारत में जो है शासन था मुगल एम्पायर का, या हम कह सकते हैं मुस्लिमों का शासक था। तो जब भारत में मुसलमानों का शासक था तो मुस्लिम जो धर्मगुरु हुए या मुस्लिम जो लोग हुए, ये लोग ईरान से आए या ये लोग अरब से आए, ये 2 लोगों से आए। तो यहाँ पर जो है इनकी जो भाषा थी वो अरबी भाषा थी, और एक भाषा चलती थी फारसी। अरबी या फारसी, आप लोग जानते होंगे अरबी या फारसी। एक बात और बता दूं आपको, जो मुसलमानों की पवित्र किताब है और जिसको कुरान मजीद के नाम से जाना जाता है, वो भी जो है अरबी भाषा में लिखी हुई है। तो अरबी और फारसी,
जब ये मुगल लोग की बात करें हम, या मुगलों से पहले की हम बात करें, सैयद वंश की बात करें, लोधी वंश की बात करें, तुगलक की बात करें, गुलाम वंश की बात करें, इन वंशों की बात करें, या मोहम्मद गौरी की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, ये सब लोग जो है अरब से आए थे, या हम कह सकते हैं ईरान वाले एरिया से आए थे। तो इन सब की लैंग्वेज अरब लैंग्वेज थी या अरबी लैंग्वेज थी, और दूसरी जो थी मुगलों की वो फारसी थी। तो जितने भी काम होते थे वो फारसी लैंग्वेज में हुआ करते थे सारे मुगल एम्पायर के। तो ये दो लैंग्वेज थी, और ये दो लैंग्वेज भी हाथ से ही लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी जाती थी ताड़ के पत्तों पर। एक पत्ता आता है ताड़ का पत्ता, ताड़ के पत्ते पर जो है ये लिखी जाती थी अरबी और फारसी भाषा में, और यहीं से फरमान जारी हुआ करते थे कि अकबर का ये फरमान है, या औरंगजेब का ये फरमान है, या शाहजहां का ये फरमान है, ये फरमान जारी हुआ करते थे। लेकिन सर जो हमारी भारत में मुद्रण संस्कृत की हम बात करें, छपाई की बात करें, तो ये कौन लेके आया? ये मुगल लेके नहीं आए, ये सबसे पहले आया गोवा में। कहाँ आया? गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बताइए भारत में सबसे पहले मुद्रण संस्कृति किस राज्य में आई या कहाँ आई? तो गोवा में आई। और लेके कौन आया? तो लेकर आए पुर्तगाली। नोट करते चलना सारी बातों को। कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके आए। सब कब लेके आए? तो 16वीं सदी में लेकर आए। जब 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया था गोवा पर, तभी जो है ये जो मुद्रण संस्कृति है, छपाई संस्कृति है, भारत में आई। अब सर किस लैंग्वेज में सबसे पहले प्रिंट किया गया? भाई लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है ना सर, हिंदी में किया गया, या इंग्लिश में किया गया, या पुर्तगाली में किया गया, या अरबी या फारसी में किया गया। तो भैया जितने नाम मैंने बोले इनमें से किसी भी लैंग्वेज में जो है छपाई नहीं की गई, प्रिंट नहीं किया गया। सब फिर किस में किया गया? तो गोवा के अंदर आज भी एक लैंग्वेज बोली जाती है, और पहले ही बोली जाती थी, इसका नाम है कोंकणी लैंग्वेज। कोंकणी लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज में सबसे पहले छपाई की गई। दूसरी बात करें हम मलयालम, मलयालम बोली जाती है आपकी केरल साइड में। और तीसरी लैंग्वेज की बात करें हम तमिल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में मुद्रण संस्कृति जो है किस भाषा में, या किस भाषा में किताबें छापी गई, या किस भाषा में पनपी? तो कोंकणी, मलयालम और तमिल, ये तीन लैंग्वेज थी। कौन लेके आया भारत में? भारत में लेके आए पुर्तगाली, 16वीं सदी में लाए और गोवा में लाए। एक बात मैंने आपको बता दीजिए कि सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगालियों ने सबसे पहले पुर्तगाली आए। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले भारत में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, जिसका नाम था वास्को डिगामा। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, वास्को डिगामा। और सबसे आखिर में ही ये लोग यहाँ से गए, अंग्रेज तो बाद में आएंगे। सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा आया जो पुर्तगाली था, और सबसे लास्ट में 1961 में इन लोगों ने हमारे गोवा को छोड़ा था। मतलब गोवा किनके हैंडओवर था? इन्हीं पुर्तगालियों के हैंडओवर था। और इसी गोवा में ही सबसे पहले मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ, और जो कि पुर्तगालियों ने किया, 16वीं सदी में किया। किन किन लैंग्वेजों में किया? कोंकणी, मलयालम और तमिल। सर जब ये विकास होने लगा, गोवा में विकास हुआ, तो गोवा से फिर ऊपर आने लगा, फिर कई सारे लैंग्वेजों में ये विकास जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बात क्लियर है भाई? जब विकास होगा तो फिर हिंदी में भी होगा, उर्दू में भी होगा, फारसी में भी होगा, सब में होगा। लेकिन सबसे पहले किस में हुआ? कोंकणी, मलयालम और तमिल में हुआ। उसके बाद में जब ये विकास होने लगा तो भारत में दो जो सभ्यताएं थी, सभ्यता के हम ये दो जो खेमे थे, वो दो भागों में बट गए। एक रूढ़िवादी धर्म और एक धर्म सुधारक। एक तो वह लोग जो पुराने धर्म को मानते थे कि ना जो पहले होता आ रहा है वो सही है, किसी भी चीज को मत बदलो, जो है धर्म में वो सही है। और कुछ लोग आए धर्म सुधारक। तो ये लोग आपस में परस्पर एक दूसरे के आमने सामने हो गए। एक हो गए रूढ़िवादी धर्म, और दूसरा हो गया धर्म सुधारक। धर्म सुधारक की बात करते हैं हम तो एक नाम बड़ा फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। इनको क्यों याद किया जाता है? एक तो ये धर्म सुधारक थे, दूसरी बात जो सती प्रथा थी जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था उनके पति के अर्थी में। जैसे पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसी जो उसकी अर्थी होगी पति की, उसी में उसको ले जाकर जो है जिंदा जला दिया जाएगा। वो सती प्रथा थी, अपने पति के लिए सती हो जाना, ऐसे कहा जाता था। इसका विरोध किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो एक तरफ वो धर्म सुधारक, एक तरफ वो रूढ़िवादी धर्म के लोग जो पुरानी परंपरा को मानते ना सती सही है यार, जो होती आई है उसको रहने दो, आप नए नए नियम मत बनाइए।
और ये धर्मशास्त्र कहते हैं जो चीज़ गलत है उसको क्यों कर रहे हो भाई। जैसे एक और विधवा विवाह, ये कहने नहीं विधवा होगी तो उसका कोई विवाह नहीं, पहले उसको सती कर दो। जैसे बाल विवाह, बचपन में शादी कर दी। जैसे मूर्ति पूजा, कई सारी चीज़ों में जब विवाद होने लगा तो कई सारी किताबें छपी, कई सारी बातें कही गई, उन सब बातों को जो है समझा जाने लगा। और इसमें ही कॉमेडी, कॉमेडी नाम से, संवाद कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। संवाद कॉमेडी जो कि 1821 में लिखी किसने, राजा राममोहन राय ने। इसमें महिलाओं के हक के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि मुद्रण संस्कृति जब फैलने लगी तो हम दो विधियों की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं 15वीं सदी की और एक बात करते हैं हम 16वीं सदी की। अब आपको बताता हूं कि इनमें कितना जो है मुद्रण संस्कृति कितनी तेजी से फैली। एक है आपकी 15वीं सदी, 15वीं सदी और एक है आपकी 16वीं सदी। 15वीं सदी आप जानती हैं 1400 से लेकर 1500 तक, और 16वीं सदी मतलब 1500 से लेकर 1600 तक। इसमें 2 करोड़ किताबें छपी, 2 करोड़ किताबें छपी। अब देखिए इतनी तेजी से किसी संस्कृति का विकास हो रहा है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। 20 करोड़ हो गया ये एक सदी बाद। कितना लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोग पढ़ना सीखे, लोग समझना सीखे। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है। और आप अनुमान लगाइए कि एक ही सदी की बात हम कर रहे हैं जिसमें 2 करोड़ से 20 करोड़ तक किताबें छापी जा रही हैं, लोग पढ़ना सीख गए। आज हम कितनी भी किताबों की बात करें, हम धार्मिक किताबों की बात करें, हम चाहे कुरान की बात करें, हम चाहे बाइबल की बात करें, हम चाहे गीता की बात करें, आज ये करोड़ों किताबें मिल जाएंगी आपको, हर घर में एक होगी। और नहीं है तो आप फोन से बुक कीजिए, मंगा लीजिए। ऐसे ही जो संस्कृति हम पढ़ रहे हैं मुद्रण, इसी संस्कृति को हम इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं और इम्पोर्टेंट है भी। और आने वाले टाइम में एक और नई संस्कृति की हम बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी संस्कृति, जिसको हम कह सकते हैं मोबाइल फोन का युग आना। जैसे कोई भी किताब आपको लेनी है, फोन में डाउनलोड कर लो PDF के माध्यम से, ना आपने किताब को टच किया, ना किताब को छुआ, और किताब आपके फोन में अवेलेबल है। एक संस्कृति ये भी पनपी है जो कि आजकल देखी जा रही है। इस पे बात करेंगे बाद में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2-4-5 क्वेश्चन इसमें जो है MCQ के निकले आप लोगों के, तो आप लोग समझ सकते हो। भारत में सबसे पहले ये संस्कृति कहाँ पर आई, गोवा में आई। एक क्वेश्चन कौन लेके आया, पुर्तगाली लेके आए। 2 क्वेश्चन किस भाषा में आए, ये कोंकणी और आपके मलयालम और आपकी तमिल, इन लैंग्वेजों में आई। इससे पहले क्या होता था, ताड़ के पत्ते पे जो है बातें लिखी जाती थी हाथ के माध्यम से, जो कि अरबी और फारसी में होता था, भारत की बात करें। उसके बाद यूहान गुटेनबर्ग की हमने बात की, बताया सबसे पहले इसने कौन सी किताब छापी, बाइबल। कितनी कॉपियां छापी, 180। कितना टाइम लगा, 3 साल लगी। और यूहान गुटेनबर्ग ने ये मशीन कब तैयार की, तो ये तैयार की उसने 1448 ईस्वी में। उसके बाद में हमने बात की थी यूरोप की कर रहे थे हम, मार्को पोलो थे। मार्को पोलो इस विधि को कहाँ से लाए, चीन से लाए। चीन के वो यात्री थे, चीन घूमने गए थे, वो वापस जब इटली लौट कर आए तो वो चीन से कागज लेके कहाँ पहुंचे, यूरोप पहुंचे। फिर इस विधि के बारे में बताया, तो 1295 में ये विधि यूरोप में जो है विकसित हुई। ये कई सारी घटनाएं थी और मुझे लगता है कि मैं इस चैप्टर के बारे में अधिकांश बातें आपको बता चुका हूं, तो अब इसमें बताने के लिए कुछ बचता नहीं है। बाकी अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पहलू और हमें देखेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, अगर लगा हो कि ये हमारे काम की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसमें कमेंट कर दें। धन्यवाद।